कैब कैसी है, आपको ऐसा लगता है कि वो उस फाइल में दर्ज है, यानी कि वो फाइल अगर कोई देख लेगा, नीचे देख के चलेगा, फाइल अगर कोई देख लेगा तो उसको ये समझ आ जाएगा कि आपको दिक्कत क्या है। मुझे भी जब पेशेंट मिलते हैं, अभी हमारे पंचकुला में एक नया हॉस्पिटल खुला है, एक और ब्रांच, तो पेशेंट आते हैं तो पेशेंट बोलते मेरी फाइल देख लो, है ना। तो पेशेंट सामने खड़ा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि वो फाइल में देख लूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी फाइल और आप दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, जिनमें जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। आप वो नहीं है जो आपकी फाइल है, ये तो पक्का है। जितनी फाइलें मैंने देखी होंगी अब तक, शायद ही किसी डॉक्टर ने देखी होंगी। और क्योंकि हमारे टोटल 20 सेंटर्स हैं भारत में, उनमें से पहला तो यही है जहाँ से शुरुआत की थी। नेपाल में भी है, मलेशिया में भी है, बाकी और जगह भी हैं, छोटे बड़े ऐसे हैं। तो फाइलें तो देखते ही रहते हैं, और आप वो नहीं है जो आपकी फाइल है, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो पहले हम बात करेंगे क्या किन चीजों पे विश्वास कभी नहीं करना है, और फिर हमें क्या करना है। इरादा दो ही है, दवाई से पीछा छूट जाए और दूसरा बीमारी से पीछा छूट जाए, और कुछ नहीं इरादा। आप इसी मकसद से यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए दो बातों को आपको छोड़ना होगा, दो बातों को करना होगा इस मकसद को पूरा। तो जो बात छोड़नी होगी पहले, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कम शब्दों में बताऊंगा तो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक आप बाद में दे दीजिएगा, ताकि एक दो बार आप सुन लें। दो बातों को छोड़ना जरूरी है, उनमें से पहला है डायग्नोस्टिक्स। जब भी कभी डायग्नोसिस होके आपको ये बोला जाए, यहाँ पे कैंसर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, लिवर के पेशेंट, सारी बीमारियों पर आएंगे करके, कि आपका रिपोर्ट बताती है बायोप्सी की आप किडनी पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, या आपका केएफटी रिपोर्ट बताती है कि आप किडनी पेशेंट बन चुके हैं, डायलिसिस पे जाना है। इस तरह से कोई भी एक रिपोर्ट आती है, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर आप स्कैनिंग कराते हैं, और एक रिपोर्ट आपकी निकल के आती है, और वो रिपोर्ट में जो भी लिखा है आप उसको मान लेते हैं कि यही भगवान का बनाया हुआ उनकी वाणी है, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी गाड़ी जिंदगी की आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही करते हैं, राइट। पहले किसी भी अपने, जब आप डॉक्टर पर जाते ही क्यों है, सबसे पहले जाते इसलिए क्योंकि कोई ना कोई तकलीफ होती है, कोई ऐसी तकलीफ होती है जिसकी वजह से डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं अड़चन आती है, जिसमें कमजोरी हो सकती है, जिसमें ब्रेथलेसनेस हो सकती है, जिसमें फटीग हो सकता है, जिसमें दर्द हो सकता है शामिल। इस तरह का कुछ ना कुछ आपके तकलीफ से शुरू होती है, फिर आप ये तो हो गया पहला फायदा। फिर कोई बोलता है डॉक्टर पास चले जाओ, आप भी बोलते हैं, फिर वो बोलेगा कि आप टेस्ट कराओ, फिर एक टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट में जो भी लिखा होगा वो ऐलान कर देंगे कि आप कैंसर या लिवर या किडनी एक कैटेगरी में आपको डाल देंगे। अब उस कैटेगरी में डाल ही दिया कैंसर, तो अब उसका इलाज जो पहले से निर्धारित है वो आपके ऊपर किया जाएगा, है ना। तो ये यही चल रहा है, और आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये आपने सालों से देखा है। तो डायग्नोस्टिक एक आधार है जिसपे ये निर्भर करता है कि आपका इलाज कौन सा वाला होना है। अगर उस इलाज से आप ठीक हो गए होते तो यहाँ तो पहली बात तो आए ही नहीं होते। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे हैं तो उस इलाज से ठीक तो नहीं हुए होंगे, तभी आप आते हैं। तो जो डायग्नोस्टिक होता है, कैंसर से पहले शुरू कर लेते हैं। बायोप्सी है जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना, मतलब सबसे उत्तम, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब सबसे बढ़िया, ये बिल्कुल सटीक है। लेकिन बायोप्सी से जिनको बोलते हैं कि आपको कैंसर है, क्या ये बात सच है या ये एक इमेजिनेशन है, सच है या नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई सबूत होगा। जब किसी ने बायोप्सी बनाया होगा पहली बार, राइट, उन सबूतों को क्या आपने देखा है? आपने नहीं देखा है, मैंने देखा उन सबूतों को। उन सबूतों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बायोप्सी में जो भी लिख के दिया है वो उतना ही सच है जितना कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि इनको कैंसर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉइन ले लूंगा और मनी मन सोच लूंगा, अगर हेड आएगा तो मैं मान लूंगा इनको कैंसर है, और टेल आएगा तो नहीं। फिर मैं इसको उछालूंगा और हेड आ गया तो मैं लिख के दूंगा आपका रिपोर्ट में आया है कि आपको कैंसर है। तो ये जितना रैंडम ये कॉइन है, बायोप्सी लगभग उतना ही करेक्ट या इनकरेक्ट है, राइट। दो ही चीज होगी, या तो कैंसर होगा या नहीं होगा। तो अगर सभी को मैं कॉइन से करने लगूं तो आधे लोगों का सच तो होगा ही, राइट, या कुछ लोगों का सच होगा, किसी का गलत आएगा, किसी से कुछ लोगों का। तो जितना इससे एक्यूरेसी हो सकती है उतना एक्यूरेट बायोप्सी है, यानी कि उससे जो साइंटिफिक नहीं है, इसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस बोलते हैं, पर साइंस है नहीं,
जैसे इसमें साइंस नहीं है, दोबारा मैं बोलूंगा थोड़ी देर बाद आएंगे, अच्छा आप दोबारा करके देखना, तो क्या वही वाला रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि साइंस ही नहीं है, ये तो तुक्का है। जितनी बार करेंगे उतनी बार अलग रिजल्ट आएगा। जैसे आपने वो कोविड के टेस्ट में देखा था, जितनी बार टेस्ट कराएंगे कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। तो ये जो टेस्ट के आधार पे ये तय करना कि आपकी बीमारी क्या है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। टेस्ट के आधार पे, डायग्नोस्टिक के आधार पे कभी भी ये तय होना नहीं चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है, कभी भी नहीं। और वो आधार अगर बना लिया तो जिंदगी में आप कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उस आधार के बाद अगला कड़ी क्या आएगी कि अब टेस्ट में तो कैंसर आ गया तो कीमोथेरेपी करा लो, यही आएगा ना। अब कीमोथेरेपी कहाँ से आया है ये आपको जान के हैरानी होगी, केमिकल थेरेपी इसका नाम है। कीमोथेरेपी भगवान का बनाया तो है नहीं, ग्रंथों में तो लिखा नहीं था, इसी इसका मतलब किसी इंसान ने इसको इन्वेंट किया होगा, ये तो पक्का है। किस इंसान ने इसको आविष्कार किया है? आपने जिन्होंने कीमोथेरेपी कराई या जिनको डॉक्टर ने बोला कीमोथेरेपी कराई, उनका ये फर्ज है जानने का ये कीमोथेरेपी आया कहाँ से। तो आप हैरान हो गए जान के, कीमोथेरेपी का आविष्कारक का नाम है हिटलर। हिटलर जब वर्ल्ड वॉर होता था तो कैदियों को पकड़ के लाते थे उनको, और उनकी हालत ऐसी बनानी होती थी ना तो वो मरे ना जिंदा रहे, जिंदा लाश बन के रहे। इसके लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था, उसका नाम है मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। तो जिसमें उनके बाल बाल उड़ जाते थे और उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती थी, वो एक जिंदा कंकाल बन जाते थे, और मतलब जिंदा है लेकिन लाश की तरह जिंदा है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद वो जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट की जो फैक्ट्रियां थी जहां से ये बनता था और जो साइंटिस्ट इसको बनाते थे, उन्होंने वही वाली फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया केमिकल थेरेपी में, कीमोथेरेपी में। और वही वाला कीमोथेरेपी को कैंसर का वो बता दिया कि ये कैंसर का इलाज है। तो आ, उस वक्त तो ये था कि कोई भी इंसान को जबरदस्ती ले जाते थे कंसंट्रेशन कैंप में, उसके ऊपर अत्याचार करके मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट कराते थे। लेकिन आज का सच क्या है कि आप खुद ब खुद डॉक्टर बोलते हैं मुझे वो मस्टर्ड वो वाला एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर दो और पैसे भी लो उसके। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एक ही उदाहरण दे दिया मैंने कि इस तरह से जितने सारे चाहे वो रेडिएशन है चाहे वो कीमोथेरेपी है, उनकी गहराई में जाएंगे तो एक ऐसा क्रूड सच्चाई मिलेगा जो आपके लिए बिलीवेबल नहीं होगा। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये किसी बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कैमरा है ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब में लाइव चल रहा है, यानी कि ये पूरी दुनिया भी कोई भी देख रहा होगा। और जरा सोचिए इसमें अगर कोई चीज सच ना हो, गलत हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा, कोई ना कोई केस कर देगा, कोई ना कोई पुलिस कंप्लेन कर देगा, फिर पकड़ने आ जाएंगे, यही करेंगे ना, क्योंकि किसी ना किसी का धंधा भी खराब हो रहा होगा, राइट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि ये बात सच है, राइट। तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि ये जो डायग्नोस्टिक के नाम पे जो सबसे ज्यादा पेनफुल चीज है, एक इंसान को पेशेंट घोषित कर देते हैं, वो मान भी जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर वो इलाज करते हैं जिससे वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, शुरू से तय है ये। उससे सिर्फ ये हो सकता है कि एक बहकावे में रहेगा, धीरे धीरे बीमार पड़ता जाएगा, और तब बोलेगा ये तो कैंसर का असर है, जबकि वो कीमोथेरेपी का असर है, वो रेडिएशन का असर है, वो डायग्नोस्टिक जैसे पेट स्कैन का असर है। पेट स्कैन कराया आपने से किसी ने? ये देखिए कितने लोगों ने कराया, कितने लोगों ने पेट स्कैन कराया, आपके यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने कराया। पेट स्कैन कितना डेंजरस है। क्लास 8वीं जिन्होंने पढ़ी उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल पढ़ा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मान लो उधर भी रखा हुआ है तब भी उसके आसपास जाने से भी हमें कैंसर हो सकता है, ये आपने पढ़ा है। और ये जिन लोगों ने हाथ रेस किया उनके बॉडी में पेट स्कैन के नाम पे रेडियो एक्टिव मटेरियल घुसाया गया, डाला गया है। और जब डाला गया, डालने से पहले उनसे लिखवाया गया है, पूछिए इनसे जिन्होंने हाथ रेस किया कि भाई इस पेट स्कैन के दौरान आपकी मौत हो जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं होगा। इन लोगों ने साइन भी कर दिया ना साइन, कि मेरे अंदर वो पॉइजन डालो, वो वाला पॉइजन जिसके दूर से भी देखने से मुझे कैंसर हो सकता है, वो मेरी बॉडी में डाल दो, कोई बात नहीं, अगर मर जाऊंगा तो मैं जब मर जाऊंगा तो ये वाला पैसा जो है ये इंसान देगा, उसका नाम डाल दिया, ऐसा ही किया होगा ना। तो जरा सोचिए, आप कैंसर का डायग्नोस्टिक कर रहे हैं या रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी के अंदर डाल के कैंसर को बना रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना चाहिए, जिन्होंने आपके ऊपर ये अत्याचार किया, पूछना नहीं चाहिए। तो ये जो पेट स्कैन है, पेट स्कैन के बहाने रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डालते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल ऐसा होता है, उसमें लिखा ही होता है कि इस पेट स्कैन के बाद 1 हफ्ते 10 दिन तक आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास नहीं भटकेंगे, छोटे बच्चों के पास नहीं जाएंगे। आपके बॉडी के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो उनको कैंसर हो सकता है, आपके आसपास भी अगर वो होंगे तो। जब सर सोचिए आपके बॉडी के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल से उनको कैंसर हो सकता है तो आपको नहीं हो सकता। तो लेकिन शुक्र है कि आप जिंदा है फिर भी, है ना। इसका मतलब बॉडी की इम्यूनिटी भी साथ साथ काम कर रही है। तो ये सारे पैतरे हैं एक अच्छे भले इंसान को पहले बीमार घोषित करना,
और जब वो पेट स्कैन की वजह से, जब रेडियोएक्टिव मटेरियल की वजह से उसके अंदर सही मायने में कैंसर आ जाएगा, तो वो बोलेगा ये तो मैंने पहले ही बोला था। तो उसको भी लगेगा ये तो पहले ही। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बीमार ना होते हुए किस तरह से ट्रैप में फंसाया जाता है। तो डायग्नोस्टिक ना तो कराइए ना मानिए। ठीक इसी तरह से बायोप्सी जो है, बायोप्सी से करीब 0.11% लोग तो बायोप्सी कराते वक्त ही मर जाते हैं बायोप्सी की वजह से, और जो बच जाते हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उनमें से एक सिम्टम कैंसर इटसेल्फ है। इसकी गहराई में हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन उसकी गहराई में जो जानना चाहते हैं, मेरी किताब है रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, विश्वरूप.com/ebook, वो लिंक आपको दे देंगे। उसमें जाके आप डाउनलोड करके फ्री डाउनलोड पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहिए। बायोप्सी कितने लोगों ने कराया यहाँ पे है? यहाँ देखिए कितने लोगों ने बायोप्सी कराया। ऐसे हाथ रेज किया जैसे मान लो कोई टॉफी खाने बोल रहा हो, बायोप्सी ऐसे करा दिया, है ना। तो यहाँ समझना होगा कि बायोप्सी जो है ये एक पेनफुल प्रोसेस तो है ही, डेंजरस प्रोसेस है, प्लस इसकी जो रिलायबिलिटी है ये उतनी है जितनी की वो कॉइन टॉस की रिलायबिलिटी होती है। यानी कि अगर बायोप्सी मान लो एक आम इंसान को बोला कि बायोप्सी में कैंसर आ गया, जैसे ही वो सुनता है कैंसर, आधी जान तो उसकी तभी निकल जाती है। और वो चक्कर आ जाता है, उसे वीकनेस लगने लगता है, पेशेंट जैसा बिहेव करने लगता है। आधा पेशेंट वो उसी वक्त बन जाता है जैसे उसको बायोप्सी का खौफ, उसको इस तरह से उसको मतलब कैंसर है इसका खौफ बॉडी में आ ही जाता है। याद कीजिए जब बायोप्सी में आपको कैंसर बोला गया हो, जिसको बोला गया हो, तो उस वक्त की स्थिति सोचिए आप, है ना। तो ये इस तरह का एक ड्रामा रचा गया है आपके इर्द गिर्द, जिससे पहले तो फंसाया गया बायोप्सी के नाम पे, पेट स्कैन के नाम पे, और उसके बाद आप डरे हुए हैं। एक डरे हुए इंसान को लूटना बड़ा आसान होता है। कीमोथेरेपी करा लो मान जाएंगे, रेडिएशन करा लो मान जाएंगे, लिख दो कि इसमें मौत भी हो जाएगी तो पैसा ये देगा, मैं रिस्पॉन्स, डॉक्टर रिस्पॉन्स, आप वो भी लिख देंगे। करते ही है कि नहीं करते हैं? सारा कुछ कर ही रहे हैं। तो पहला नियम ये है कि डायग्नोस्टिक को मत मानिए, डायग्नोस्टिक को मत मानिए, डायग्नोस्टिक कराइए मत। तो कैसे पता चलेगा कौन सी बीमारी है, ये एक सवाल आपके दिमाग में। वो हमें कैसे पता चलता है, उसका बड़ा सिंपल तरीका है। कैंसर में कैसे पता चलेगा बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी हो रही है? याद रखिए, जब भी किसी को असली में कैंसर होगा तो पहली बात तो ये कि उसकी हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे आएगा। हीमोग्लोबिन छोटा सा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, वो एकदम से अनएक्सप्लेन तरीके से उसमें वीकनेस आएगी। कुछ पेशेंट में कई कई जगह पे असहनीय पेन भी आएगा। पेन तो वैसे चोट लगने से भी होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन, चोट लगी तो पेन आया, जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो भी एक कारण हो सकता है। चौथा, अचानक वेट लॉस होगा। पांचवा, कहीं ट्यूमरस ग्रोथ होगा जो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा। इनमें से कोई दो तीन चीजें एक साथ होगी तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी हो रही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, कैंसरस एक्टिविटी तो बॉडी में सबकी अभी भी चल रही है, मेरी भी। लेकिन हमारा बॉडी उससे लड़के जीतता रहता है। कभी वो जीतने में जरूरत चूक हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तब वीकनेस आ जाती है, हीमोग्लोबिन स्टीपली नीचे चले जाता है, और वीकनेस अचानक आ जाती है अनएक्सप्लेन्ड। वैसे तो किसी को फीवर होता है, किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, ये तो फ्लू होता है, तो भी वीकनेस आती है। लेकिन तब पता है कि मुझे फ्लू हुआ तो वीकनेस आई, ये फ्लू ठीक हो जाएगा तो वीकनेस चली जाएगी। लेकिन अगर वो सस्टेन रहता है, इसका मतलब सब कैंसर एक्टिविटीज गोइंग ऑन। तो अब करना क्या होगा? करना यही होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं जो आपके बॉडी में, उन सिम्टम को गायब करना होगा, इतना ही करना होगा, है। तो मान लो कोई ऐसा, ये तो भी कैंसर की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी किडनी की। किडनी का केएफटी रिपोर्ट करा लो, अरे आपका क्रिएटिनिन तो 2 आ गया, आपको तो डायलिसिस करना पड़ेगा। तो उसकी तो हालत वहीं खराब हो जाएगी। एक बार डायलिसिस करना शुरू कर दिए तो याद रखिए जिंदगी भर डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस होता ही इस तरह से है कि आपकी बॉडी से खून निकाल के दोबारा बॉडी में डालना, जितनी बार करेंगे किडनी उतनी बार फर्दर डैमेज होती रहेगी, और आप सही में पेशेंट बन जाएंगे। तो एक ट्रैप है। कभी आपने सुना कोई पेशेंट जो डायलिसिस कराता हो लेकिन अचानक ठीक हो गया और वो डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है? आपने यही सुना होगा कि डायलिसिस पहले हफ्ते में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर ट्रांसप्लांट, फिर मर गया। यही सुना होगा ना? यही सुना हो। कभी नहीं सुना कि अच्छा डायलिसिस तो 3 महीने करना है फिर ठीक हो गया, ऐसा कभी सुना? कभी सुना ही नहीं। तो आपको दिख तो रहा है कि ये एक ऐसा गुफा है जिसमें अंत नहीं है कोई, उसमें मरना ही तय है, अंदर डार्कनेस ही है, ये तो सुना ही है ना। तो ये कैसा इलाज है भाई, जिसमें ये नहीं पता कि आगे जाके ठीक हुआ या कोई भी ठीक हुआ हो जिससे कुछ हो, लेकिन फिर भी आप कराते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन अब आपके पास ऑल्टरनेटिव है। कैसे पता चलेगा कि किडनी पेशेंट आप सही मायने में है कि नहीं? कितने हैं यहाँ पे किडनी पेशेंट? ठीक है, थैंक यू। कैसे पता चलता है किडनी पेशेंट है कि नहीं? मुझे कैसे पता चलता है, आपको कैसे पता चलना चाहिए? रिपोर्ट को मत मानिए, बॉडी को मानिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको
पेट में दर्द है तो कौन सा टेस्ट बताएगा पेट में दर्द? आप ही बताएंगे ना। आपकी सिर में दर्द है तो कौन सा ब्लड टेस्ट बता देगा कि सिर में दर्द है? आप बताते हैं ना, राइट? तो जब भी आपको वीकनेस फील होती है तो कौन सा टेस्ट से पता चलता है आपको वीकनेस फील होती है? आप ही बताते हैं ना। जब वो चक्कर आते हैं तो कौन से टेस्ट से साबित होता है कि चक्कर आ रहे हैं? वो तो आप ही को बताना पड़ता है, राइट? तो टेस्ट कहां से बीच में आया? तो जब भी कुछ होगा, अगर बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है तो कोई बीमारी नहीं है, और तकलीफ अगर है तो वो पहले आपको पता चलेगा। यू नीड नॉट टू रिलाई ऑन ए टेस्ट। तो मान लो आप डिप्रेशन में हैं, तो कौन से टेस्ट से पता चलता है कि आप डिप्रेशन में हैं? वो तो आप बताते हैं कि मैं डिप्रेशन में। मान लो को नींद नहीं आती, कौन से टेस्ट से पता चलता है? मान लो मैं किसी के आंसू के 2 बूंद आपको दे दूं, बताइए खुशी के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं? कौन से टेस्ट से, कौन से लैब में ले जाऊं कि वो बूंद दे दें तो बता देंगे ये जो आंसू हैं किसी के, ये दुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू? अच्छा, कौन बताएगा कि उसके आंसू सुख है, ये दुख है? ये वही बताएगा जिसके आंसू है कि नहीं, राइट? कोई टेस्ट बता सकता है? नहीं बता सकता। तो फिर ये कैंसर है, ये टेस्ट कैसे बता रहा है? किडनी डिजीज है, ये टेस्ट कैसे बता रहा है? ये ऐसी बीमारियां जो आप नहीं बता पा रहे हैं, वो टेस्ट बता पा रहा है। जबकि कमजोरी होने पे आप ही को बताना पड़ता है, टेस्ट कोई है ही नहीं इसका। हेडेक है तो आप ही को बताना पड़ता है, राइट? तो जो सिंपल सिंपल चीजें वो आप बताएंगे तो ही डॉक्टर जानेगा, और जो भयंकर बीमारियां हैं वो डॉक्टर बताएगा, आपकी बॉडी नहीं बताएगी, हो सकता है कभी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो किडनी के पेशेंट, ज्यादातर ने हाथ रेस किया, काफी किडनी के पेशेंट अब है भी कि नहीं, पहली बात तो ये है। उसके जो सिम्टम है, जो बॉडी बता रही है उसे नोटिस कीजिए। पहला सिम्टम होगा कि क्या आपके हाथ पैर में, खासतौर पर पैर में सूजन है क्या? ये है फर्स्ट सिम्टम, सूजन है कि नहीं। दूसरा सिम्टम, यूरिन आउटपुट कैसा है, पेशाब कैसा है? क्या आधे लीटर से कम है 24 घंटे में? वो तो आप मेजर कर सकते हैं, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। दूसरा, तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? क्या आपका ब्लड प्रेशर 180/100 से ऊपर रहता है, या फिर दवाई लेने के बाद भी इतना रहता है, कंट्रोल ही नहीं होता? तीसरा सिम्टम, राइट? इसके अलावा इनके साथ साथ वीकनेस या खुजली आना काफी सारा, या साथ में वॉमिटिंग आना, ये छोटे छोटे सिम्टम। इनमें ये सिम्टम अगर हैं तो आप ट्रू किडनी पेशेंट हैं। यानी कि आपकी किडनी जो बॉडी से बाहर पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए, कुछ टॉक्सिक चीजें वो नहीं निकाल पा रहा ठीक से, बॉडी में जमा होता जा रहा है। जब जमा होगा बॉडी में तो बैलून की तरफ बॉडी फूलेगी। पहले तो पैर फूलेगा, बिकॉज पैर सबसे नीचे है हमारे, है ना? तो ये ग्रेविटी की वजह से सारी चीज नीचे फूल होते हैं, पता है, इसलिए पैर फूलता है। जब लेटेंगे तो चेहरा भी फूलेगा, राइट? तो क्योंकि फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, फ्लूइड मतलब आपकी बॉडी में पानी बढ़ता जा रहा है, और पानी बढ़ता जाएगा तो क्या आपको दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा ना। तो टेस्ट की क्या जरूरत है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो कैंसर हो, चाहे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, टेस्ट के बजाय अपने सिम्टम्स को आप पहचानिए। अच्छा, मान लो आपने सिम्टम को पहचान लिया, हाँ भाई मुझे स्वेलिंग भी है, हाँ मेरा यूरिन आउटपुट भी कम आ रहा है, मेरा बीपी तो अनकंट्रोल्ड है, यानी कि आप किडनी पेशेंट है, कोई बात नहीं। तो अब करना क्या होगा? आपको ये सिम्टम्स को बॉडी से गायब करना है, इतना ही तो करना है। अगर ये सिम्टम बॉडी से चला जाए तो हम मान सकते हैं कि मेरी किडनी ठीक से ही काम कर रही होगी, तभी स्वेलिंग नहीं आ रही। ठीक से काम कर रही होगी तो पेशाब 1 लीटर आ रहा है पर डे, ठीक से काम कर रही होगी, क्योंकि किडनी का काम है हार्ट के साथ साथ बीपी को कंट्रोल में रखना। बीपी कंट्रोल मतलब एक बैलून लेके फुलाएंगे, उसके अंदर एयर प्रेशर और हवा भरेंगे तो एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। हवा कम करेंगे तो एयर प्रेशर बैलून का घटेगा। बॉडी में भी फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फ्लूइड बॉडी से हटा दें, यानी कि पानी निकाल दें, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। किडनी नहीं निकालेगी तो फिर वो बढ़ता रहेगा। फिर अगला नंबर आएगा, स्किन से निकालें। तो स्किन से जब निकालेंगे तो फिर इचिंग, खुजली होती है। जब स्किन से टॉक्सिक निकलता है तो खुजली होती है। इससे हमें अंदाजा लगता है किडनी अपना काम नहीं कर रहा, तो फिर बॉडी स्किन का रास्ता अपना रही है। स्किन को तीसरा किडनी इसलिए बोला जाता है ना? तो चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी डिजीज हो, डायग्नोस्टिक को ना मान के, ये सबसे बड़ा नियम, कि आपकी बॉडी की जो इंडिकेशन है, जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट है, उसको पहचानिए। मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जिसके रिपोर्ट में तो आ गया कि किडनी पेशेंट है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं इनमें से, तो पेशेंट नहीं है वो। उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, ही इज नॉट अ पेशेंट। तो इंपॉर्टेंट बात कि इतनी मोटी फाइल वो भूल जाइए, बॉडी को देखिए कि मेरी तकलीफ क्या, चाहे उसको लिख लीजिए। उन तकलीफ पे हमें काम करना है कि उन तकलीफ गायब हो जाए, स्वेलिंग चली जाए, पेन है तो वो चला जाए, कमजोरी है तो वो चला जाए, ब्लड प्रेशर हाई है तो वो नीचे हो जाए,
और उल्टी का सेंसेशन आ रहा है, खुजली हो रही है, वो गायब हो जाए। अगर ये सारी चीज गायब हो गई मान लो, और आप सारे काम वैसे ही कर पा रहे हैं जैसा पहले करते थे, उससे ही बढ़िया कर पा रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को पेशेंट मानेंगे? लेकिन अब भी अगर रिपोर्ट बता रही है आप पेशेंट, तो क्या करेंगे? पेशेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है। तो पेशेंट यानी कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? आप है अपने डॉक्टर। किसी और पे भरोसा मत कीजिए, आज की तारीख में तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, तो अब ये तो हुआ डायग्नोस्टिक वाली बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दो बातें, क्या नहीं करना है। दूसरी बात जो कभी नहीं माननी है वो ये कि कोई ऐसी दवाई जो किसी बीमारी को ठीक कर देगी, या छोड़िए ठीक कर देगी बात, तो बहुत बड़ी बात होगी, कंट्रोल कर देगी। आप सब दवाइयां लेते हैं, कहीं कहीं से लेते हैं, है ना? और ये सोच के लेते हैं कि ये जो बीमारी है या तो ये ठीक हो जाएगी या फिर ये और जल्दी नहीं बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं, यही सोच के लिया होगा ना जो भी दवाई ली। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा साइंटिफिकली हो सकता है? ऐसा लिखित में है कहीं? तो हमने एक चैलेंज किया, अक्सर हम करते रहते हैं, यहाँ तो सारे पेशेंट हैं, जब डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथिक के डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कि एक भी ऐसी दवाई बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक हो जाए या कंट्रोल ही हो जाए बेशक। क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज कंट्रोल होती है? अगर तो कंट्रोल होती तो हर थोड़ी थोड़ी दिन बाद उसकी डोज क्यों बढ़ा रहे हो आप? फिर तो कंट्रोल हो जानी चाहिए। क्या बीपी की दवाई से बीपी ठीक होता हो या कंट्रोल ही होता हो? नहीं होता, वो तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट? आपको एक इल्यूजन होता है। क्या किडनी का पेशेंट किडनी की कोई दवाई से ठीक हुआ है? अगर हुआ है तो दिखाइए कौन सा पेशेंट है वो। नहीं होता। क्या कैंसर के इलाज से कैंसर आज तक किसी का ठीक हुआ? कीमोथेरेपी करा लाए, अब वो ठीक हो गया हो? वो 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 हॉस्पिटल में जब तक चक्कर लगाएगा जब तक कि उसका जान या माल खत्म ना हो जाए, या तो पैसे ही ना हो वो कीमोथेरेपी कराने के, तब वो जान छूटेगी, या उसकी जान चली जाए तब छूटेगी। साइंटिफिक एविडेंस क्या कहते हैं? जो एविडेंस है, साइंस वो क्या कहता है? साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं, इसको ब्रीफली करके क्या करना है उस पर चलेंगे हम। हाँ, जब भी कोई नई दवा दुनिया में आती है, जब भी कभी कोई नई दवा दुनिया में आती है, तो मार्केट में लाने से पहले ट्रायल होता है, आप सबको पता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। ट्रायल में क्या करते हैं कि भाई मान लो एक दवाई आई, डायबिटीज की नई प्रॉमिसिंग दवाई, तो पहले मार्केट में नहीं लाएंगे, पहले तो कुछ लोगों पे करके एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तब क्या करेंगे, 200 पेशेंट ले लिए, 100 पेशेंट को दवाई दे दी और 100 डायबिटीज पेशेंट को दवाई नहीं दी, है ना? अब इनको कुछ महीनों तक दोनों पे नजर रखेंगे, और वो हो सकता है 2 साल या 3 साल, एक टाइम लिमिट। और उस टाइम के बाद देखेंगे जिनको दवाई दी उनमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनमें कितने लोगों की डेथ हुई है, और जिनको दवाई नहीं दी उनमें क्या डिस्कम्फर्ट से सिम्टम है, उनमें डेथ रेट क्या है। और इसमें जो भी ग्रुप जीत जाएगा, मान लो दवा वाले ग्रुप की जीत गया, तो बोलेंगे ये दवाई तो मार्केट में आने लायक है, इसको दवाई को मार्केट में ले आओ। ये है क्लिनिकल ट्रायल। मतलब एक ग्रुप, दोनों ग्रुप को सेम ही बीमारी है, एक ग्रुप को दवाई दी नई वाली, एक ग्रुप को दवाई नहीं दी। ये है। जितने भी ट्रायल हुए 1962 के बाद ट्रायल हुए, डायबिटीज के, बीपी के, सारी दवाइयों के, जब इस तरह के ट्रायल होते हैं उनमें हमेशा जिस ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा निकली हर बार, इन कंपैरिजन टू जब उनको कुछ दिया गया। अब इसका मतलब वो, लेकिन एक सवाल फिर आएगा, तो वो दवाइयां मार्केट में कैसे आ गई? वो दवाइयां मार्केट में ऐसे आ गई कि कुछ दवाइयां ऑलरेडी ऐसी थी जो 200 साल से, मेटफॉर्मिन जैसे 100 साल से, जब ट्रायल का जमाना नहीं था तब से मार्केट में थी, पहले से ही, है ना? तो वो तो पहले से ही थी प्रचलन में। तो अब एक नया टेक्निक शुरू किया है पिछले 25-30 साल में, 40 साल में, कि जब भी कोई नई दवाई आती है तो उसका ट्रायल दवाई वर्सेस नो दवाई नहीं करते हैं, दवाई वर्सेस पुरानी दवाई करते हैं। तो ट्रायल में बस ये साबित करना होता है कि पुरानी दवाई से ये दवाई कम खराब है, ये साबित करना होता है। लेकिन कभी भी ऐसा, कभी ट्रायल जब करते हैं जब 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 दवाई दी और वर्सेस नई दवाई दी, तो नई दवाई वाला ही जीतता है हमेशा। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस तरह के ट्रायल्स में है तो इस पे मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो टाइम बहुत कम है आपको सारा कुछ समझाने, और वैसे भी आपका इंटरेस्ट है कि हमें ठीक कैसे होना है। तो दो बातें जो आपको नहीं माननी कभी, पहली बात कि डायग्नोस्टिक में जो आया उसको नहीं मानना है, सिम्टम को देखना है, उसको मानना है। दूसरी बात, कोई अगर ये बोलता हो दवाई से ठीक होता हो, वो दवाई कोई भी क्यों ना हो,
वो दवाई से कोई ठीक नहीं होता है, ये का सच है। और ना ही साइंटिफिकली प्रूवन भी यही है कि दवाई लेना, ब्लड शुगर जरूर नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारा इरादा ब्लड शुगर को नीचे करना नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है। वो नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाएगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट जाएगी दवाई लेने से। नंबर सही हो जाएंगे, लेकिन आंकड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम कि आप हेल्दी फील करें, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या नहीं करना है उस पर बात कर लिया। अब करना क्या होगा, क्या करें। मान लो कैंसर के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट वो वाले नहीं जो डायग्नोस्टिक में आया है, कैंसर के पेशेंट वो वाले जो मैंने बताए क्या क्या सिम्टम है, वो याद है आपको? याद दिला दो एक बार। हीमोग्लोबिन स्टीपली नीचे आ रहा है, अरे 1 महीने में 4 यूनिट नीचे आ गया, कमजोरी अचानक आ गई, बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड पेन आ गया, ट्यूमरस ग्रोथ आ गया, तो वेट अचानक लॉस भी हो गया साथ में ड्रास्टिकली, जो अनएक्सप्लेन्ड है, राइट। तो यानी कि बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कैंसर को ठीक कैसे करें, पहली बात। फिर हम किडनी पे आएंगे। कैंसर को ठीक करने का एक नियम याद रखिए, बहुत ही सिंपल नियम, जो बाकी बीमारियों के लिए भी काम आएगा। शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। जो भी चीज शाम के 7 बजे के बाद या सूर्य के बाद खाते हैं वही कैंसर बनेगा, वही दिक्कत करेगा। जो चीज 7 बजे से पहले खाएंगे वो बॉडी में यूटिलाइज होगा, जो 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद खाएंगे वो बॉडी में वो जाके इकट्ठा होगा, राइट। तो जो चीज इकट्ठे होती है वही ट्यूमर बोलते हैं ना, उसी को तो स्टोन बोलते हैं। जो चीज इकट्ठे होती है वही तो ब्लॉकेज बोलते हैं। तो डोंट ईट आफ्टर सनसेट, ये नियम यहीं पे नहीं, घर पे भी सबके लिए। सूर्यास्त हो गया, स्टॉप ईटिंग, राइट। कम खाने तो बोला नहीं मैंने, कम टाइम पे खाने बोला है कि 6 बज गए 7 बज गए अब मत खाओ, अगले दिन खाओ। क्या होगा जब आप खाएंगे नहीं, 7 बजे तक खा लिया उसके बाद नहीं खाएंगे तो, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो तो 24 घंटे काम कर रही है, बॉडी को तो न्यूट्रिशन हमेशा चाहिए। तो जो ट्यूमर होता है आपका बॉडी में, मान लो कहीं ट्यूमर है, कहीं स्टोन है, ठीक है, बॉडी में कहीं ट्यूमर स्टोन है, तो ट्यूमर को लीजिए, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसके अंदर क्या है, आप हैरान होंगे। उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, जो भी चीज बॉडी को चाहिए वो ट्यूमर एक खजाना है, न्यूट्रिशन का खजाना है। ट्यूमर कोई गंदी चीज नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन ट्रैप्ड है। जब आप शाम के ढलने के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी को तब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो जहां जहां ट्यूमर है बॉडी को पता है वो स्टोर हाउस है, वहां जाके उस ट्यूमर के अंदर से न्यूट्रिशन निकाल के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 काम हो गए आपके, एक तो ट्यूमर से छुटकारा मिल गया आपको, और दूसरा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने आप को खाना बंद करेंगे। सूर्य के बाद डोंट ईट, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, अगर बोल रहा हूँ सब नहीं कर पाएंगे, अगर कर लिया तो ट्यूमर धीरे धीरे होंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं, नाइट ड्यूटी जिनकी होती है, राइट, यहाँ भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी होती है, वो तो रात को खाएंगे, दिन में सो रहे हैं वो। तो जो पुलिस में होते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं, फ्लाइट वाले होते हैं, वो तो रात को ही जगते हैं, दिन में सोते हैं। इन लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सबसे कम होती है दुनिया में। उनमें ज्यादा कैंसर होता है, ज्यादा हार्ट डिजीज होता है, ज्यादा उनमें बीमारियां होती है, वो जल्दी मर जाते हैं। उनकी मजबूरी है, उनका जॉब ही वैसा है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। तो आप एटलीस्ट बीमारी ठीक करने के लिए पहला नियम कैंसर के लिए, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, ये हो गया पहला नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम। ये इतना सिंपल है, लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, इसमें मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो जिन चीजों में पैसा खर्चा ना हो उससे ठीक नहीं होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। से बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज, जो जिस तरह का खाना आप यहाँ पे खा रहे हैं, वी कॉल इट द DIP डाइट। आपके खाने का 70 से 90%, इफ नॉट 100%, शुड बी रॉ, मतलब फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कच्ची सब्जी खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर कच्चा खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि गैस बन रहा है। कुछ लोगों को तो स्टीम करना है, उनको स्टीम समझते हैं, स्टीम करना उसको, राइट। और जिनके दांत ठीक से नहीं काम करते तो उसको थोड़ा और स्टीम करना है, नरम हो जाएगा तो खा सकते हैं। अगर आपका 70 से 90% फूड इनटेक रॉ हो जाए, और अगर आप शाम ढलने से पहले पहले अपना सारा खाना खत्म कर पाए, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट साइंस है जो बॉडी के जो ट्यूमरस एक्टिविटी है, कैंसरस एक्टिविटी, उनको धीरे धीरे कम कर देगा।
और एक चीज और करेगा, 1 महीने के अंदर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन जब बढ़ेगा तो वीकनेस आपकी चली जाएगी, आपका बॉडी वेट वापस आने लगेगा, आपका पेन कम होने लगेगा। ट्यूमर जिस रास्ते बना है, ट्यूमर उसी रास्ते डिसॉल्व होगा। ये होता है, ये वैसे भी होता है कुछ नहीं भी करने से। बचपन में आपने देखा कि पिंपल्स आते हैं, और लेकिन क्या पिंपल आके वही रुक गए? अगर वही रुक गए होते या बढ़ते ही रहते तो आज हम सबके चेहरे पे पिंपल दिखते ना। लेकिन उनके चेहरे पे निशान दिखेंगे जो पिंपल आते ही खरोंचते होंगे, जैसे मैं खरोंचता था, आज भी निशान है वो, है ना। तो पिंपल भी तो एक तरह का ट्यूमर हुआ ना, माइक्रो ट्यूमर। तो ट्यूमर की प्रवृत्ति ये होती है कि वो बनता है, बड़ा होता है, और बॉडी लड़के उसको डिसॉल्व कर ही देती है। वो बनता है फिर बॉडी डिसॉल्व कर देती है। इस वक्त भी मेरे बॉडी में या आपके बॉडी में ट्यूमर होगा, बॉडी लड़के उसको डिसॉल्व कर ही देगी। ये ट्यूमर की प्रवृत्ति नॉर्मली होती है। लेकिन जब वो बंदा बना हुआ है और बॉडी लड़के डिसॉल्व करने वाली है, तभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने बोला रही ये तो ट्यूमर है, ये तो सिस्ट है, ये तो बढ़ जाएगा तो फट जाएगा तो कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको बॉडी का साइंस ये नहीं पता कि ये बड़ा है तो बॉडी इसको डिसॉल्व भी करेगी, ऑटोमेटिकली करेगी। कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब बॉडी डिसॉल्व नहीं कर पाती वो बढ़ता जाता है। वो कब होता है? वो उनके केस में होगा जो सनसेट के बाद खाएंगे, राइट। वो उनके केस में होगा जो जिनके फूड में रॉ शून्य होगा, कच्चा है ही नहीं फूड में, राइट। नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन कच्चा वाला पार्ट है ही नहीं। उनके केस में होगा कि वो ट्यूमर ग्रो होता जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको दो चीज इंक्लूड करना है कि DIP डाइट जो आप करते हैं, ब्रेकफास्ट में फल खाते हैं ना यहाँ पे, लेकिन ये वाला फल तो घर पे भी खा सकते हैं, है ना। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज फूड एज मेडिसिन आई कॉल इट, कि DIP डाइट जिसे हम बोलते हैं कि भाई आपके 70% डाइट रॉ होना चाहिए और शाम ढलने के बाद कुछ मत खाइए। अगर आप ये कर पाए तो आपका जो कैंसरस एक्टिविटी है वो कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे रिग्रेस करने लगती है, वो ठीक होने लगती है। अब ये करने के लिए आप हॉस्पिटल आके हमारे कीजिए तब भी ठीक है, यही चीज घर पे कीजिए तब भी ठीक है, राइट। तो जहां मर्जी, लेकिन ये चीज करेंगे नहीं तो ठीक होंगे नहीं, ये पक्का है। और करेंगे तो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप आते ही स्टेज पे हैं जब ऐसी दर्द होता है, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है, जैसे अभी भी देखा कुछ लोगों के पेट इतना बड़ा हो गया आए स्टेज पे, तो फिर उनके लिए इतना काफी नहीं होता। फिर तीसरी चीज हम उसमें जोड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन आप में से कुछ लोगों ने किया, गर्म पानी के टब में, राइट। इसमें क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जब गर्म पानी के टब में आप बैठते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो आपका स्किन तीसरे किडनी की तरह काम करता है। जो चीजें बॉडी में नुकसान दे रही है, वो ट्यूमर हो सकता है, वो स्टोन हो सकता है, वो क्रिएटिनिन भी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड हो सकता है, कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा है जो बॉडी को तकलीफ दे रही है। तो उसको डिसॉल्व करके, उसको खत्म करके बॉडी स्किन के रास्ते उसको निकालने की कोशिश करती है। तो इसीलिए हॉट वाटर इमर्शन लीवर पेशेंट है या कैंसर पेशेंट जब भी बोलूं तो आप समझ लीजिए जो सिम्टोमेटिक कैंसर पेशेंट मैं उनको बोल रहा हूँ, ना कि जो डायग्नोस्टिकली है। या फिर किडनी पेशेंट, किडनी के क्या सिम्टम हो गए मैंने एक बार बता दिया था, वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। तो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको हम हॉट वाटर इमर्शन में बैठने बोलते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जो कैंसर, लिवर और किडनी, इस तरह के जो लोग हैं, राइट, और इनमें डायग्नोस्टिकली जो डॉक्टर ने बोला किसी और हॉस्पिटल उसकी बात ना मान के सिम्टम जो बोल रहे हैं उनको मानिए। लिवर में भी पेट मटके की तरफ बढ़ता गया तो यानी कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक से काम नहीं कर रहा तो हम 3 बदलाव करेंगे। पहला, फूड एज मेडिसिन जो मैंने बोला 70 to 90% रॉ होना चाहिए। रॉ कच्चा अगर आपको हजम नहीं होता तो स्टीम होना चाहिए। दूसरा, टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। और तीसरा, हॉट वाटर इमर्शन का टब घर पे बना लें। अभी आए ना, घर पे फोन कर दें कि एक टब लेके आओ, उसमें पानी होना चाहिए, वो 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करे जब तक आप वहां बैठे हैं। ये सुबह शाम रोज कीजिए। बॉडी में जब वो करते हैं, बैठते हैं, तो मान लो यहाँ तक पानी के अंदर है और ये पार्ट पानी के बाहर, ऐसे ही होता है ना। जो पार्ट पानी के बाहर है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी तो हम पानी में है ही नहीं, तो हम सबके सिर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है, 20% ज्यादा। मानो ऐसे कि आप कोई दौड़ लगा रहे हैं, हालांकि आप तो बैठे हैं और आप हाँफने लगते हैं, थकने लगते हैं, जबकि आप बैठे हैं,
सिंपल। जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है बड़ी तेजी से, तो ऐसे में कहीं ट्यूमर है, कहीं सिस्ट है, कोई किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, उनमें करेक्शन होना शुरू हो जाता है, और जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए वो स्किन के रास्ते बाहर निकलने लगती है। और उसके बाद जब उसके 1 घंटे बाद बाहर उतरते हैं हॉट वाटर से, तब दोबारा अपना वेट अगर करेंगे तो वेट भी आपका घटेगा। 500 ग्राम वेट घटाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए, जब वो बॉडी से बाहर से निकाल दिया, पानी में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है जब दोबारा वेट करेंगे पहले दिन ही, तो आपका वेट 500 ग्राम, किसी का 1 kg वेट घट जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा है वो भी घट जाएगा। लेकिन ये रोज करना पड़ेगा, और रोज करने के लिए 3 महीने 4 महीने भी करना पड़ सकता है, जब तक ठीक ना हो जाए। तो इसलिए हॉट वाटर इमर्शन का टब घर पे आप बनवा लीजिए, एक बार ही तो बनाना है, एक बार बनवाएंगे ठीक हो जाएंगे तो फिर उसको आप डिसमेंटल कर दीजिए। जिंदगी भर नहीं करना है, जब तक आप ठीक नहीं हो। अक्सर लोग 3-4 महीने में ठीक हो ही जाते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल पेशेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो पहला दो बताया, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन। डोंट ईट आफ्टर सनसेट, एंड एटलीस्ट 70 to 90% फूड शुड बी रॉ, कच्चा। ये दोनों चीज आप दिमाग में डाल लें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। धीरे धीरे मतलब याद रखिए, हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया हो जाता है। मेरी बॉडी में इस वक्त 5 लीटर खून है, 4 महीने बाद मिलेंगे तो वो उस वक्त मेरे बॉडी में जो खून होगा उसका एक बूंद भी पुराने वाला इस वाला नहीं होगा, बिल्कुल नया होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो 4 महीने लग जाएगा, 4 महीने में पूरा खून नया हो जाता है, आपकी बॉडी नई हो जाती है। तो लेकिन इस 4 महीने में नया खून जब बन रहा है, वो नया खून किससे बन रहा है? वो जो आप रॉ खा रहे हैं उस वाले से बन रहा है, राइट? शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खा रहे हैं तो कोई चीज डिपॉजिट नहीं हो रही है, और जो चीज ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, जो आपको तकलीफ दे रही है, हॉट वाटर से उसको निकालते जा रहे हैं। ये इतना सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल, ना केवल सिंपल है, ये जो मैं बताया ये साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन है। ऐसा नहीं कि कोई मेरा टेक्निक, ये पहले से ही प्रूवन है। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो आप लोग स्ट्रिक्टली जो कैंसर के पेशेंट हैं, और जो किडनी के पेशेंट हैं, लिवर के पेशेंट हैं, अपने अपने घर में ये टब बनवा लें। जुगाड़ से बना लेते हैं हमारे आप जैसे बहुत सारे पेशेंट। वो जुगाड़ से कैसे बनाते हैं उनकी वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो दिखा देंगे, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कम खर्चे में या बिल्कुल ही कम खर्चे में कैसे हम बना पाए, राइट? तो वो बना लेंगे तो उसी से आप ठीक हो सकते हैं। और दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। दवाइयों का मतलब, जब मैं बोलता हूँ दवाइयां, मैं एलोपैथिक दवाई नहीं बोल रहा, मैं आयुर्वेदिक यहाँ की दवाई भी बोल रहा हूँ। तो दवाइयां टेम्पोररीली कुछ आराम दे सकते हैं। अगर कोई सोचता है दवाइयां जिंदगी भर खाएंगे तो वो कभी ठीक नहीं। कभी आपने देखा नहीं होगा कोई पेशेंट जो जिंदगी भर दवाई खा रहा हो वो ठीक ठाक है, राइट? तो दवाइयां, चाहे यहाँ की दवाइयां हो या कहीं की दवाई हो, आपको दवाई से धीरे छुड़ाना है, राइट? टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा बहुत कुछ दे दिया टॉनिक वगैरह, वो तो अलग बात है, लेकिन हजारों रुपए की दवाइयां ना तो यहाँ से लीजिए ना कहीं से लीजिए। क्या करना है? यही 3 चीज करना है जो मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया। ये 3 चीज पूरे शिद्दत से आप करिए, और चांसेस है, ज्यादातर चांसेस है कि आपको, अभी हमारा कैंप था 3 दिन का, जिसमें पंचकुला के नए हॉस्पिटल में 3 दिन में फर्क पड़ जाता है, इंसुलिन छूट जाता है। आप में भी कई लोगों को दवाइयां छूट जाती हैं 3 दिन के अंदर। तो लेकिन आप 3 दिन नहीं, आप मान के चलिए 3 महीने करेंगे, आप 3 महीने लगातार, 3 महीने यहाँ हॉस्पिटल में तो रह नहीं सकते, तो घर पे बंदोबस्त कर लीजिए, यहाँ सीख लीजिए, यहाँ ये सब कराया जाता है, फिर आप घर पे कीजिए, राइट? तो टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, और वो ग्रेविटी। एक आखिरी बात, 0 वोल्ट बेडशीट, आप आपने देखा अपने रूम में लगा हुआ है 0 वोल्ट बेडशीट, राइट? जब आप धरती से जुड़ते हैं, जब धरती से कनेक्ट होते हैं, अब बाहर जाके धरती में जैसे जुड़ेंगे, तो धरती से जो इंजीनियर है वो समझते होंगे इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में आने लगता है। इलेक्ट्रॉन जब बॉडी में आता है तो जहां जहां आपके घाव है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बीमारी है या बीमारी की वजह से घाव है, वो घाव भरने लगता है। घाव तभी होता है जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन किसी फल सब्जी से नहीं मिल सकता है, किसी टॉनिक से नहीं मिल सकती, किसी दवाई इंजेक्शन से नहीं मिल सकती। दुनिया में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक ही दाता है, एक ही डोनर है, दैट इज अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी से अगर इलेक्ट्रॉन आपको लेना हो तो उसका एक ही तरीका है, पृथ्वी पर आपके स्किन, आपका पैर पड़े, या तो बाहर जाए पृथ्वी पे, या फिर कोई एक तार लेके, वो तार जमीन से लेके आप तक पहुंचे। जैसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, इनमें 3 पिन प्लग लगे हैं, जैसे आपके घर में लगे। ये तीसरा पिन क्या है? ये धरती से जुड़ा हुआ है, अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको। तो जिस तरह से ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ से जोड़ा हुआ है, चाहे उसके बिना भी ये फैन लाइट सब चल सकते हैं, लेकिन आयु बढ़ जाती है जब अर्थ से हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जोड़ते हैं।
लेकिन हम एज ए ह्यूमन अपने आप को जमीन से जोड़ते नहीं है। जूते पहन के रखते हैं हमेशा, राइट। हम कंक्रीट पे रहते हैं हमेशा। बहुत कम ऐसा होता है कि जब जूते उतार के हम सीधे मिट्टी में आउटसाइड ग्राउंड में गए, राइट। जब भी कभी आपको गुस्सा है, जब भी आपको ज्यादा दर्द हो, बॉडी में पेन हो या डिप्रेशन हो, ये कमजोरी आए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप तो यहाँ पे, यहाँ खुला मैदान है, गुस्सा आया या स्ट्रेस आया या दर्द हुआ, बॉडी पेन हुआ या कमजोरी हुई या थकावट हुई, यही सब बीमारी बोलते हैं। उस वक्त आप अगर सीधे जाके धरती पे लेट जाते हैं और आपका स्किन बॉडी का, हाथ का, पैर का अगर धरती पे टच हो रहा है, 40 मिनट से लेके घंटे में आपको आराम मिलने लगेगा, पेन कम होने लगेगा, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, आपकी नेगेटिव थॉट कम होने लगेंगे, आपकी थकावट कम होने लगेगी, आपकी वीकनेस चली जाएगी। ये क्यों जा रही है? क्योंकि धरती इलेक्ट्रॉन भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो कल ही कर सकते हैं। धरती पे जाके, जहां पे धरती हो, जहां पे कंक्रीट हो वहां नहीं, जहां पे रोड है वहां नहीं, जैसे यहाँ पे कंक्रीट है, बाहर ग्राउंड है वहां कंक्रीट नहीं, वहां जहां मिट्टी हो या घास हो, मिट्टी भी चलेगा, मिट्टी भी धरती है, राइट। तो धरती से आप जुड़िए। और जो लोग नहीं जुड़ सकते तो 0 वोल्ट बेडशीट में आपने देखा है तार से, लेकिन यहाँ पे जो तार है वो प्लग से कनेक्ट किया होगा ना। हाँ, वो प्लग की जगह घर पे जब जाएंगे वो तार सीधे जाके तार को धरती से के अंदर गाड़ दीजिए। तार का लंबा एक कॉर्ड लेके धरती के अंदर गाड़ देंगे तब, क्योंकि ये जो प्लग में लगाते हैं जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो यानी कि आप कनेक्ट हो गए उन्हीं नेटवर्क से जिस नेटवर्क से ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड है ना। तो उसमें उतना फायदा नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा फायदा उठाना है तो सबसे बेस्ट तो है कि सीधे धरती पे जाके लेट जाओ। लेटना नहीं है तो एक कुर्सी ले जाओ और बैठ जाओ और नंगे पैर, पैर धरती की ओर पड़ा हुआ है। जब आपको ज्यादा पेन हो, ज्यादा थकावट हो, ज्यादा वीकनेस हो या ज्यादा एंजाइटी हो, ज्यादा पैल्पिटेशन हो, हार्ट बीट होता है इरेगुलर होने लगता है, तब अगर आप धरती से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसका धरती का जो असर है तब आपको ज्यादा समझ आएगा। जो तो बिल्कुल ही हेल्दी है, जिसको कोई सिम्टम ही नहीं है, उसको नहीं समझ आएगा। समझ उसको आएगा जिसको जो जो मैंने बताया इनमें से कोई सिम्टम हो रहे हैं और तभी वो चला गया तो समझ आएगा। ये इतनी पावरफुल चीज है। जिस तरह से छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा 1 साल का बच्चा कई बार बहुत डिस्ट्रेस में होता है, चिल्लाता है, रोता है, वो कुछ नहीं मानता है, खिलौने दो, दूध दो, खाना दो, कुछ नहीं मान रहा है, वो चिल्ला रहा है। और उसके पिता, उसका भाई, उसके बाकी और भी लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं, छोटा बच्चा गोद में लेके। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के गोद में जाता है, माँ कुछ करती भी नहीं है, जस्ट गोद में लेती है, उसका दुख दर्द 1 सेकंड के अंदर गायब होता है कि नहीं होता, एकदम चुप हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा माँ की गोद में जाके उसको आराम मिलता है, वैसे ही जब आप धरती माँ की गोद में जाएंगे तो वही वाला आराम मिलेगा आपको, राइट। तो ये धरती हुआ, टाइम एज मेडिसिन हुआ, फूड एज मेडिसिन हुआ, या 0 वोल्ट हुआ, या फिर हॉट वाटर हुआ, ये सारी चीजें घर पे हो सकती है ना, आराम से हो सकती है। यहाँ सीखिए इसकी, इसीलिए हमारे हॉस्पिटल नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। यानी कि हॉस्पिटल तो है ही, एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग है यहाँ लाइफस्टाइल की। कई लोग बोलते हैं ये डाइट कब तक लेना पड़ेगा, तो मैं पूछता हूँ कब तक ठीक रहना चाहते हैं भाई, तब तक लेना पड़ेगा, राइट। तो जब तक आप ठीक रहना चाहते हैं तब तक लेना पड़ेगा। जिस तरह से नहाते रोज ही है ना, ये तो नहीं कि आज अच्छे नहा लिया, जिंदगी में कभी नहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज ही हम गंदे हो रहे हैं, इसलिए रोज ही नहाते हैं। तो ये डाइट आप पूरी तरह कीजिए। तो डायग्नोस्टिक पे कभी विश्वास मत कीजिए। कोई बोले कि दवाई ले लो उससे ठीक हो जाएंगे, तो वो भी गलत बात है। ठीक किससे होंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक किससे नहीं होंगे, ट्रैप में कैसे फंसेंगे वो भी बता दिया। इनको फॉलो कीजिए। और मैंने तो यही देखा है कि भयंकर से भयंकर बीमारियां जो बहुत लंबी चली हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। अभी आप जाइए वहां पे मेरठ में, तो एक ऐसा पेशेंट आया है, उनकी उम्र है 68, 32 ईयर की एज से उनका किडनी फेल हो गया, उनका इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, और 68 की एज में, ऑस्ट्रेलियन है, तो पूरी दुनिया घूम लिया, फाइनली यहाँ पे डायलिसिस होता है हर दूसरे दिन। यहाँ आके, हालांकि आके सिर्फ 1 महीना हुआ है, अब हर 7-8 दिन में डायलिसिस होता है, इंसुलिन उनकी छूट गई, व्हील चेयर में आए थे अब वो चल पाते हैं, तो ये सारे बदलाव हो गए। तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, अभी वो पेशेंट अभी है, कल या परसों उनको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, वापस चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो हमने मुश्किल से मुश्किल पेशेंट देखा है, लेकिन आप में से कोई भी मुश्किल पेशेंट नहीं दिख रहे, बिकॉज आप में से सब लोग अपने पैरों पे चल के तो यहाँ तक आए। वो तो व्हील चेयर पे आया था, उसको उनको उठा के लेके आए थे। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी बातों को मैंने बताया, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को कई बार सुनिए,
और इसको मानिए। बाकी लोगों की बात, डॉक्टरों की बात मान के देखिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो 20-20 साल से बीमारी से जूझ रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया होगा, तो जो मैंने बोला इसको भी स्ट्रिक्टली करके देखिए, कर ही रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप इस हॉस्पिटल में तो कर ही रहे होंगे। आपको इसी से एक रास्ता मिलेगा और जो बीमारियां हैं वो आपको ठीक होते हुए दिखेगा। तो क्या लीवर के बारे में भी बताइए। लीवर हाँ, देखिए लिवर के बारे में पहली बात यह है कि लिवर का कैंसर की तरह या फिर आपके किडनी की तरह डायग्नोस्टिक पे मत भरोसा कीजिए, फाइब्रो स्कैन वगैरह मत भरोसा कीजिए। यहाँ भी कराते हैं फाइब्रो स्कैन वैसे तो, लेकिन यहाँ भी मैं डॉक्टरों को बोलता हूँ मत कराओ इसको। मेरा करेंगे फैटी लिवर मेरा भी आ जाएगा, कराए नहीं कभी, लेकिन वो बना ही ऐसे है, किसी भी इंसान को सिद्ध कर देगा आप तो लिवर के पेशेंट, उसको उसको नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि लीवर के पेशेंट होते नहीं है। लीवर में जब लीवर डैमेज होता है तो वही वाले सिम्टम अधिकतर आते हैं जो किडनी के फेलियर में आते हैं। सबसे पहले तो उनका पेट फूलने लगेगा, उनका भी हीमोग्लोबिन डाउन होने लगेगा, उनमें भी कमजोरी आने लगेगी। तो ये तीनों सिम्टम कॉमन है। उनके उनके पैरों में भी सूजन आने लगेगा, तो फ्लूइड डिपॉजिट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो जो मैंने अभी बताए उसको मेमोराइज कर लीजिए, या ये रिकॉर्डिंग आप लेके दे ही देंगे, उसको दोबारा देखिए, ये सिम्टम आने लगेंगे, यानी कि उनका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये एक बात। लीवर के केस में थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीवर छिपकली की पूंछ की तरह होती है। छिपकली की पूंछ आपने गौर किया, अगर कोई काट दे तो कुछ दिन में दोबारा बन जाती है। हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आधा काट के फेंक देंगे तो भी लीवर अपने आप को दोबारा छिपकली की पूंछ की तरह बना लेगा। यानी कि ये ऐसा एक ऑर्गन है जो अपने आप को दोबारा बना लेता है, राइट। बाकी ऑर्गन नहीं बना पाते अपने आप को। तो इसका मतलब ये कि लीवर के जो पेशेंट हैं वो बड़ा आराम से ठीक हो सकते हैं, होते हैं ठीक, बहुत ही आराम से ठीक होते हैं। तो लीवर के पेशेंट को करना क्या है, वही करना है, फूड एज मेडिसिन, 70% ऑफ द फूड इज द रॉ। दूसरा, टाइम एज मेडिसिन, शाम ढलने के बाद खाना नहीं है, कुछ कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं, ये दूसरी बात। और अगर पेट ज्यादा फूल गया तो फिर हॉट वाटर इमर्शन में बैठ के वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालना है बॉडी से। हॉट वाटर में बैठेंगे तो निकल जाएगा। ज्यादा ही फूल गया तो एक आध बार टैपिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं फूला है तो हॉट वाटर में बैठ के भी वो पानी निकला जा सकता है। जब पूरी तरह निकल जाएगा और नया पानी जमा ना हो, उसके लिए आपने डाइट तो रॉ कर दिया, और जो जमा होने का प्रिंसिपल क्या है, जो चीज सनसेट के बाद खाएंगे वही जमा होगा। आप सनसेट में कुछ खाएंगे ही नहीं तो जमा कैसे होगा? पानी पी सकते हैं, राइट। तो ट्यूमर क्या है, वो भी तो जमा होना। ब्लॉकेज क्या है, वो भी जमा होना। स्टोन क्या, जमा होना। आप गौर कीजिए कि स्टोन है, ट्यूमर है, सिस्ट है, या फिर लिवर डिजीज है, सब कुछ, या किडनी है, कुछ ना कुछ जमा हो रही है बॉडी में। जमा होने की प्रवृत्ति तभी होती है सनसेट के बाद जब खाते हैं। कभी आपने चूहे को देखा है, आधी रात को जब आप नींद में उठते हैं, प्यास लगे, किचन जाते हैं, तो किचन में चूहे की उतरने की आवाज आती है, सुना? आधी रात को आएगी, दिन में नहीं आती, क्योंकि चूहे को कुदरत ने नॉक्टर्नल बनाया। नॉक्टर्नल मतलब कि चूहे की बॉडी ऐसे डिजाइंड है कि वो मिडनाइट में ही खाएगा, दिन में नहीं खाने के लिए उसकी बॉडी बनी है। दिन में वो सोता है, रात को खाता है। चूहे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। दो ग्रुप ऑफ चूहे हैं, एक ग्रुप को रात को खाना दिया गया मिडनाइट में, और अगर खाना रह गया तो जैसे ही सूरज उगा तो खाना निकाल दिया, फेंक दिया, हटा दिया उसके पिंजरे से। दूसरे ग्रुप को उसकी जो नेचुरल ईटिंग हैबिट के अपोजिट, दिन शुरू होने के बाद खाना उसके पिंजरे में डाल दिया, और सूरज ढलने से पहले अगर कुछ खाना रह गया तो निकाल लिया। तो दोनों ग्रुप को सेम ही खाना दे रहे हैं, लेकिन टाइम अलग कर दिया। पहले वाले का वही टाइम रात वाला, दूसरे वाले का उसका अपोजिट। एक महीने के अंदर जिसको अपोजिट यानी कि दिन में खाना दिया गया, उसका ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ट्यूमर मार्कर बढ़ गया, वो मोटा होने लगा, वो थका थका रहने लगा। 3 महीने के अंदर उनमें कुछ चूहे मरने लगे। तो जो लोग जिंदा रह गए उनका टाइमिंग फिर दोबारा चेंज कर दिया, यानी कि मिडनाइट में खाना दिया गया, सूरज उगने से पहले खाना हटा लिया गया। विद इन 7 days to 10 days ज्यादातर चूहे के वो सारे सिम्टम एकदम तेजी से गायब हो गए। जितनी तेजी से आए थे उससे 3-4 गुना तेजी से गायब भी हो गए। तो टाइम का, क्योंकि चूहे को नॉक्टर्नल का मतलब कि रात में एक्टिविटी करेगा, राइट। तो कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, तो वो अपने डिसिप्लिन में रहते हैं कि वो उसी वक्त खाएंगे, उसी वक्त जगेंगे, राइट। ठीक उसी तरह से इंसान नॉक्टर्नल नहीं है, हमें दिन में ही खाना है। लेकिन आजकल नेटफ्लिक्स का जमाना है, जोमेटो का जमाना है, वर्क फ्रॉम होम का जमाना है। तो क्या होता है कि आप गौर कीजिए, धीरे धीरे आपका जो डिनर है वो शिफ्ट होता चला गया।
क्योंकि कभी भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं आप, आधी रात को भी आप चाहे तो ये वेब सीरीज देख सकते हैं, और वेब सीरीज देखेंगे तो खाने का मन करेगा तो जोमेटो से मंगा सकते हैं आधी रात को भी। दिन में काम नहीं किया तो वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, आधी रात को कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो खाएंगे भी कुछ ना कुछ, नहीं खाएंगे तो चाय तो पिएंगे पिएंगे ताकि नींद न। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं कि आप एक ऐसे टाइम पे खा रहे हैं जब बॉडी में वो खाना हजम नहीं होगा, ना बॉडी से रिलीज होगा, बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में होगा, और एक साल में धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 फिर कोई ना कोई ऑर्गन उसमें इम्पैक्ट होगा, वो किडनी फेलियर बोले, लिवर फेलियर बोले, या ट्यूमरस ग्रोथ बोले, फिर उसको कैंसर नाम देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से एक इंसान कैसे ग्रेजुएट होता है बीमारी की तरफ। आप किसी से भी पूछिए, सर्वे करके देखिए, ज्यादातर लोग 10 बजे 11 बजे, कई लोग ऐसे भी होते हैं 7 बजे खा लेते हैं, लेकिन सोने से पहले एक गिलास दूध पी लेते हैं, तो यानी कि आखिरी फूड 10 बजे खाए। 10 बजे रात के वो टाइम है जब बॉडी फूड को सिर्फ इकट्ठा करके रखेगी, ना कि उसको बॉडी से में डिस्ट्रीब्यूट करेगी या यूटिलाइज करेगी। वही चीज जो इकट्ठा रह जाता है, वही चीज बॉडी में सड़ता है। हमारे घर में फल आता है, आपके घर में फल आता है, जो फल कोई खाता नहीं है वो फल रह जाता है वहां पे, क्या सड़ जाता है ना। यूटिलाइज जो चीज नहीं हो पाती वो सड़ जाता है। फूड जो यूटिलाइज नहीं होता वो कहीं स्टोर होगा तो वही बॉडी को सड़ा देगा या वो बॉडी को बीमार कर देगा। तो ये सिंपल प्रिंसिपल पे बॉडी बनी है। कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग देख के बहुत बड़ी मशीन है तब हम ठीक होंगे, ये सच बात नहीं है। ये प्रिंसिपल को जैसे ही ब्रेक करेंगे आप बीमारी की तरफ बढ़ेंगे, इस प्रिंसिपल को जैसे ही आप ठीक कर लेंगे आप बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। इतना सिंपल है। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, सिर्फ एक बदलाव कीजिए अपने घर में, जो लोग घर पे हैं, कि डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे वो बोलेंगे मेरी नींद अच्छी हो गई, मेरा डिप्रेशन ठीक होने लगा, मेरा ब्लड शुगर ठीक होने लगा, मेरा बीपी ठीक होने लगा, मेरी एनर्जी बढ़ने लगी। सिर्फ एक चीज, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, ओनली वन थिंग। तो ये दिखने में छोटी है, लेकिन यही चीज जब आपने ब्रेक किया, यही नियम ब्रेक किया अनजाने में सही, तो आप बीमारी की तरफ बढ़ने लगे। तो इतना सिंपल है, तो इनको आप फॉलो कीजिए, और उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। लेकिन फिर याद रखिए, डायग्नोस्टिक इतने मोटे मोटे फाइल विश्वास मत कीजिए, इतनी सारी पोटली दवाइयों पे विश्वास मत कीजिए, राइट। वो आपका एक आपको लगेगा कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आने वाला कि दवाइयों के साथ कोई ठीक हो। तो पैसे भी बचाइए और अपनी हेल्थ भी बचाइए। So with that, I close. All the best. Yeah. Thank you. अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।